आइए बात करते हैं अपनी हम शोषण की प्रक्रिया के बारे में कि शोषण की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा, जिसको हम शोषण ग्रहण यानी इनहेलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया जाता है, यानी जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपना हम शोषण निष्कासन यानी एक्सहेलेशन के बारे में, यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं जिसमें हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। जैसा कि लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाल देते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपना गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। जब ये गैसें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं फिर हम इनका फेफड़ों में और फेफड़ों से एल्वियोलाई में आदान प्रदान करते हैं। जैसा ही लिखा है, फेफड़ों की एल्वियोलाई में हम इसका आदान प्रदान कर देते हैं। नंबर पॉइंट 4 पर लिखा है, कोशिकीय शोषण सेलुलर रेस्पिरेशन में कोशिका में ग्लूकोज का अपघटन होकर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी फिर हम लास्ट में अपने ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, फिर वहां पर कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाने के बाद ये ग्लूकोज का विघटन करती है और ग्लूकोज के विघटन के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी शोषण की प्रक्रिया के बारे में। आइए बात करते हैं अपने हम शोषण के महत्व के बारे में यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है इसका ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरी बात करते हैं अपनी हम वृद्धि एवं मरम्मत के बारे में, यानी शोषण की मदद से वृद्धि और मरम्मत भी की जाती है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं जीवन क्रियाओं का संचालन के बारे में, यानी शोषण की मदद से हमारी बॉडी की जीवन की क्रियाओं का संचालन भी होता है। नेक्स्ट हमारा महत्व है शरीर का ताप बनाए रखना, यानी शोषण से हमारे शरीर का ताप बना रहता है। ये थे हमारे शोषण के महत्व के बारे में। आइए बात करते हैं अपने हम पौधों में शोषण के बारे में कि पौधे किस तरह से शोषण करते हैं। जैसा कि लिखा है पौधों में शोषण, सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय के बारे में। जैसा कि लिखा है, पौधे भी जीवित प्राणी हैं, इसलिए वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शोषण करते हैं। शोषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जिस तरह से एनिमल्स हमारे काम करते हैं, जिस तरह से एनिमल्स हमारे शोषण करते हैं कि वो भी ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह से सेम पौधे भी अपने शोषण में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। बात करते हैं अपने हम पौधों में शोषण की विशेषताओं के बारे में, यानी जैसा कि लिखा है पौधों में शोषण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पौधों में शोषण हर समय दिन और रात होता रहता है, यानी पौधे हर वक्त शोषण करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, पौधे शोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी जिस तरह से एनिमल्स ऑक्सीजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं उसी तरह से पौधे भी वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखा है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, लेकिन वो जब शोषण करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन का यूज करके CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी हमारे पौधों में शोषण की विशेषताओं के बारे में। अगली विशेषता लिखी है हमारी, पौधों में शोषण की दर जानवरों की तुलना में बहुत धीमी होती है, यानी पौधे जो होते हैं वो स्लो स्लो रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि पौधों के पास शोषण तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन एनिमल्स के पास, जानवरों के पास शोषण तंत्र पाया जाता है। पांचवा पॉइंट लिखा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान सीधे कोशिकाओं में होता है क्योंकि इनमें गैसों को ले जाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। यानी जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होगा वो सीधे ही कोशिकाओं में चली जाती हैं गैसें, क्योंकि पौधों के पास कोई भी शोषण अंग नहीं होता। जैसे कि एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं, नोज होती है, ट्रैकिया होती है, एल्वियोलाई पाई जाती हैं, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी विशेषताएं थी। अगली बात करते हैं अपना हम गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, यानी पौधे किस तरह से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसा लिखा है, भाग गैसों का आदान प्रदान करने वाले की संरचना। सबसे पहले बात करेंगे हम पत्तियों के बारे में, लीव्स के बारे में। इन पर रंध्र यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं और इन स्टोमेटा की मदद से जो गैसेस होती हैं वो हमारे पौधे के अंदर चली जाती हैं और CO2 हमारी इससे बाहर आ जाती है। तने की बात करते हैं, तने पर एक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे तने पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लेंटिकल्स कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। बात करते हैं अपनी हम तीसरी, जड़ों के बारे में, रूट्स के बारे में। मिट्टी के वायु रिक्त स्थानों के द्वारा, यानी मिट्टी में जो वायु से भरे रिक्त स्थान होते हैं ये वायु पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है और इस तरह से पौधे पत्तियां, तने और जड़ों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं हम इसके महत्व के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में क्या महत्व होता है
शोषण का। तो जैसे कि शोषण से आपको पहले पता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहला पॉइंट लिखा है शोषण से पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा किस फॉर्म में प्राप्त होती है? एटीपी की फॉर्म में प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है यह ऊर्जा पौधों की वृद्धि, बीज अंकुरण और पोषक पदार्थों के परिवहन में उपयोग होती है। यानी जो ऊर्जा होती है वो पौधे अपनी वृद्धि में लगा देते हैं, बीज के अंकुरण में लगा देते हैं और पोषक पदार्थों के परिवहन में लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखा है ये पौधों के जीवन की मूल प्रक्रिया है, यानी पौधे इस प्रक्रिया के बिना नहीं रह सकते। ये सभी के लिए मूल प्रक्रिया होती है, क्योंकि बिना शोषण के कोई भी जीव ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं अपने हम मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। तो जैसा कि हम अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। और सबसे पहले हम बता दें कि मानव के पास श्वसन करने के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। इस टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना हम मानव का श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि लिखा है मनुष्य सहित सभी जीवों को जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं। तो यानी अगर हम बात करें सभी जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे इस अर्थ पर रहने वाला कोई भी जीव हो, उसको अपने काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं हो सकता। और ये ऊर्जा उसे कैसे प्राप्त होती है? जब वो ऊर्जा उसे ऑक्सीजन ग्रहण करके प्राप्त होती है। यानी ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद अपने बने हुए फूड को, अपने खाने को अपघटन कर लेता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। आइए बात करते हैं अपने हम मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में कि मानव का श्वसन तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला मुख्य अंग है हमारा नासिका, जिसको हम नोज कहते हैं। नोज हमारे शरीर का वो भाग है जहाँ से हवा प्रवेश का मुख्य मार्ग, यानी इसी मार्ग से हवा अंदर जाती है। आगे लिखा है ये हवा को छानती है, गर्म और नम करती है। यानी जो नोज होती है इसी रास्ते से हवा अंदर जाती है, और नोज हमारी हवा को छानने का काम करती है, गर्म करने का काम करती है और नम करने का काम करती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपने हम ग्रसनी के बारे में। इसमें जो लिखा है हमारा ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। हमारा नाक और मुंह के पीछे स्थित मार्ग होता है, यानी जो ग्रसनी होती है ये हमारी नाक और माउथ के पीछे एक पॉइंट होता है, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ये श्वास नली और ग्रास नली को जोड़ता है। यानी ये वो भाग है जो हमारे सांस की नली को और खाने की नली को दोनों को जोड़ने का काम करता है। तीसरे अंग की बात करते हैं अपना हम कंठ या लैरिंग्स के बारे में। इसे स्वरतंत्र वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें स्वर रज्जुएं यानी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। यानी जो लैरिंग्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है क्योंकि इसी वॉइस बॉक्स से हमारी आवाज़ बाहर आती है, और इसी को हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। यानी इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं जहाँ से आवाज़ आती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हम ट्रैकिया यानी श्वास नली के बारे में। यानी जो हमारा लैरिंग्स वाला रीजन होता है ये श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाकर खुलता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। यानी जो ट्रैकिया होती है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसमें सी आकार की उपास्थि यानी कार्टिलेज होती हैं, जो इसे झुकने से बचाती हैं। इस ट्रैकिया के अंदर यानी कार्टिलेज की बनी, कार्टिलेज एक बोन होती है जिसको हम सॉफ्ट बोन कहते हैं, कार्टिलेज की बनी रिंग्स पाई जाती हैं जो इस ट्रैकिया को पिचकने से और झुकने से बचाती हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं अपना हम ब्रोंकस के बारे में। जैसा कि लिखा है श्वास नली में ये दो भाग जो दोनों फेफड़ों में जाते हैं। यानी जो श्वास नली होती है, श्वास नली आगे चलकर डिवाइड हो जाती है और ये डिवीजन हमारा फेफड़ों में खुलता है, तो उसी भाग को हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस के बाद हमारे फेफड़े यानी लंग्स आ जाते हैं। मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। यानी सबको पता है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर दो फेफड़े पाए जाते हैं, और एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। आगे बात करते हैं फेफड़ों में लाखों छोटे गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। यानी फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं उन्हें छोटे छोटे गुच्छों को ही हम एल्वियोलाई कहते हैं। और अगर मैं आपसे बताऊं कि इसी एल्वियोलाई को हम अपने श्वसन तंत्र यानी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपने लंग्स की इकाई भी कहते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि हमारे श्वसन तंत्र की क्या इकाई है, तो याद रखना एल्वियोलाई को हम श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं।
आगे बात करते हैं अपने हम एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई के बारे में तो गैसों के आदान प्रदान के सूक्ष्म स्थान है, यानी एल्वियोलाई पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और CO2 रक्त से बाहर निकलती है, यानी इसी एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रक्त में चली जाती है और वहां से CO2 गैस बाहर निकल आती है। ये एल्वियोलाई का काम होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपना हम डायाफ्राम के बारे में। ये फेफड़ों के नीचे स्थित एक पेशीय झिल्ली है। ये शोषण के दौरान ऊपर नीचे होकर फेफड़ों को हवा भरने और निकालने में सहायता करती है। यानी कह सकता हूँ डायाफ्राम एक पेशी का बना अंग होता है। ये शोषण के दौरान ऊपर नीचे उठता है जिससे हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और जिससे हमारे फेफड़े हवा को रिलीज कर देते हैं। तो डायाफ्राम का भी हमारे शोषण में बहुत बड़ा रोल होता है। आगे बात करते हैं अपने हम शोषण की प्रक्रिया के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, यानी शोषण की प्रक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ शोषण की प्रक्रिया में सबसे पहले होता है इनहेलेशन। और इनहेलेशन में मैंने आपको बताया था, इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जब ऑक्सीजन को अंदर ली जाती है तो हमारा जो साइज होता है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है हमारा वो नीचे की ओर फ्लैट होने लगता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, यानी हमारे जो शरीर का आयतन होता है, शरीर में एक गुहा होती है वक्ष गुहा जहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं, उसका आयतन भी बढ़ जाता है। अगला लिखा है हवा ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है और इसी इनहेलेशन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो ये थी हमारी श्वसन की प्रक्रिया का पहला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन। अगले बात करते हैं अपनी एक्सहेलेशन के बारे में, जिसको हम निशोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, वक्ष गुहा का आयतन घटता है, हवा CO2 यानी बाहर निकल जाती है। तो तीन काम हमारे एक्सहेलेशन में होते हैं और तीन काम हमारे इनहेलेशन के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं अपने हम शोषण के महत्व के बारे में, या एनिमल्स के अंदर जो शोषण होता है उसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला महत्व है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शोषण एक ऐसा प्रोसेस है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं सभी जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, यानी हमारे जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं, ये सुचारू रूप से चलती रहें तो उसमें शोषण का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं कोशिकाओं में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके लिए शोषण एक जिम्मेदार जिम्मेदार रोल है। अगला पॉइंट है शरीर से विषैली गैस CO2 को बाहर निकालता है, यानी शरीर के अंदर एक CO2 गैस होती है जो हमारे शोषण की फलस्वरूप बनती है। अगर शोषण नहीं होता तो ये CO2 गैस हमारे शरीर से कैसे बाहर निकल पाती, और CO2 हमारे लिए एक विषैली गैस होती है तो शोषण की वजह से ही ये विषैली गैस बाहर निकल जाती है। तो ये थे हमारे आज के लिए बेटा शोषण, शोषण के प्रकार और शोषण, मनुष्य में शोषण तंत्र, यानी हम अपने शोषण वाले टॉपिक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।